गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर में हम लोग बैक ईएमएफ के सिग्निफिकेंट के बारे में पढ़ेंगे। और इसको स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं बैक ईएमएफ एक्चुअली में होता क्या है। देखिए, आप यहाँ पे डीसी मोटर पढ़ रहे हो। डीसी मोटर में आपका जो आउटपुट होता है वो मैकेनिकल आउटपुट होता है, ठीक है, जिसको हम लोग हॉर्स पावर में लेते हैं और उसका मैकेनिकल से आउटपुट मिलता है, तो इलेक्ट्रिकल से हमें उसका कोई मतलब होता नहीं है, तो उसको फिर कन्वर्ट करना पड़ता है हॉर्स पावर को आपको इलेक्ट्रिकल पावर में। पर जब मोटर यूज हो रहा होता है, मूव कर रहा होता है, तो उसमें जनरेटिंग एक्शन भी इन्वॉल्व होता है। अब जनरेटिंग एक्शन क्या होता है उसको लास्ट वीडियो का लेक्चर आप एक बार देख लीजिएगा। जनरेटिंग एक्शन के अंदर जो मोटर का जो आर्मेचर है वो भी एक्चुअली मूव कर रहा होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो जब वो मूव कर रहा होता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को, फ्लक्स को कट करता है, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है आर्मेचर के पास। आर्मेचर से कहने का मतलब, तो उसी इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम लोग यहाँ पर बैक ईएमएफ का नाम देते हैं, ठीक है ना। जबकि जनरेटर के अंदर इसको इंड्यूस्ड ईएमएफ बोला जाता है, मोटर के अंदर इसको बैक ईएमएफ बोला जाता है। क्लियर? तो बैक ईएमएफ के कुछ सिग्निफिकेंट हैं जो कि आपको जानने चाहिए। इसमें सबसे पहला है कि इट इज़ द फंडामेंटल रीज़न फॉर एनर्जी कन्वर्जन, इट मेक्स द मोटर टू बी सेल्फ रेगुलेटिंग इन नेचर। कहने का मतलब कि जो आपका आर्मेचर है वह कंटिन्यूसली मूव कर रहा होता है, जिसकी वजह से ईएमएफ जनरेट होता है, ठीक है। वह जो ईएमएफ जनरेट कर रहा होता है वो क्यों करता है? क्योंकि आर्मेचर मूव कर रहा है। इसी वजह से हम इसको कह सकते हैं कि बार बार ये अपने आप को रेगुलेट कर रहा होता है खुद से, जिसकी वजह से इसका ईएमएफ जनरेट होता है। फ्लक्स है, हम लोग लाइन दिए हुए हैं, तो मतलब सप्लाई ऑन किए हुए हैं, तो क्या होगा कि जो आर्मेचर है वो मूव करेगा ही करेगा। तो उसका खुद का सेल्फ रेगुलेटिंग नेचर का हो गया कि अब जब मूव कर रहा है तो सप्लाई कंटिन्यूसली प्रोवाइड करेगा, बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, इट कंट्रोल्स द आर्मेचर करंट विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट ड्यूरिंग स्टार्टिंग एज वेल एज अंडर लोडिंग कंडीशन। जब आप मोटर पे लोड लगाए रखे होते हो तो आर्मेचर के अंदर करंट बह रहा होता है, तो ये जो बैक ईएमएफ है जो हमें मिलता है वह उस आर्मेचर करंट को कंट्रोल करता है। इस पॉइंट से ये आपको पता चलता है। नेक्स्ट है, द एफिशिएंसी ऑफ डीसी मोटर डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन बैक ईएमएफ। आपका जो मोटर है डीसी मोटर, उसका जो एफिशिएंसी है वो जनरेट किया जा रहा बैक ईएमएफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वो आप इस फार्मूले से समझ सकते हो। एफिशिएंसी का फार्मूला होता है आउटपुट पावर डिवाइडेड बाई इनपुट पावर। आउटपुट पे आपको कितना मिल रहा है? बैक ईएमएफ इनटू आर्मेचर करंट जो जनरेट कर रहा है ईएमएफ, और आर्मेचर करंट जो उसके अक्रॉस फ्लो कर रहा है। पावर का फॉर्मूला भी से बन जा रहा है यहाँ से। इनपुट पावर का जो आपका टर्मिनल वोल्टेज वी है और जो आर्मेचर करंट के अंदर करंट जा रहा हो, उनका मल्टीप्लीकेशन, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ई बी बाई वी मिलेगा। एफिशिएंसी वोल्टेज जो वी है, टर्मिनल वोल्टेज, वो तो आप दे रहे हो, वो कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट को हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी लगेगा जो कि बैक ईएमएफ के प्रोपोर्शनल एफिशिएंसी उसका डिसाइड होता है। कहने का मतलब क्या हो गया कि एफिशिएंसी आपको पूछा जाए, कभी कभी ये एमसीक्यूज में भी पूछ लिया जाता है कि डीसी मोटर का एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करता है, तो बैक ईएमएफ पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द मैक्सिमम मैकेनिकल पावर आउटपुट कंडीशन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द बैक ईएमएफ। देखिए, मैक्सिमम पावर निकालेंगे जब हम, तो उसका जो कंडीशन होगा वो भी बैक ईएमएफ पर ही डिपेंड करता है। इसको भी देख लेते हैं कैसे। हमें ये पता है कि जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है, ईबी प्लस आई ए आर ए होता है ना, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज का हम लोग केवीएल से लगा कर निकाल कर देख रहे थे, तो वी इक्वल टू क्या होता है, ईबी प्लस आई ए आर ए। और ब्रशेस कॉन्टेक्ट ड्रॉप भी होता है तो वो नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है, इसलिए उसको नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि आई ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आई ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी इंटू आई ए इक्वल टू ई बी इंटू आई ए प्लस आई ए इंटू आई ए स्क्वायर हो गया इंटू आर ए, ठीक है। अब ये जो वी इंटू आई ए है और उसको हम इधर ले आ रहे हैं, और ई बी इंटू आई ए जो मैकेनिकल पावर का दे रहा है आउटपुट, उसको इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। ये क्या है,
PM मोटर का पावर, मतलब आउटपुट पे जो पावर दे रहा है वही मोटर का पावर हुआ। और इसको हम इधर लिख लिए, इसको उस तरफ ले गए तो IA² RA जो है माइनस में चला जाएगा। कहने का मतलब ये इसको उठा के इधर लिया और ये जो है PM का PM कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, मैक्सिमम कंडीशन निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो पावर है, पावर का मैक्सिमम कंडीशन निकाल रहे हैं ना, उसको वेरिएबल इसमें कौन है IA, उससे क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है, तो वही चीज़ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए मैकेनिकल पावर जो है वो मैक्सिमम कंडीशन निकालना है, जो वेरिएबल है उसे डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू 0 करते हैं। इसके बाद देखते हैं क्या कंडीशन मिलता है। तो हमारा जो पावर मैकेनिकल पावर है वो कितना है, वैल्यू V इंटू IA माइनस IA² RA डिवाइडेड बाई IA इक्वल टू 0, यही ना करना है। अब इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो IA यहाँ पे जब ये टर्म इस पार्ट को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो केवल V मिलेगा, IA कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 2 पहले आ जाएगा। आप डिफ्रेंशिएशन पढ़े होंगे, फार्मूला याद होगा कि dx⁴n वह dx होता है तो n(x⁴n-1) हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे IA² है तो 2 इधर IA बच गया, और RA तो कांस्टेंट है यहाँ पर, RA का इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस को उस तरफ ले जा रहे हैं तो IA RA इक्वल टू V/2 हो गया। इतना पार्ट को याद रखेंगे। अब आ जाएंगे हम लोग जो KVL के अकॉर्डिंग आपका फॉर्मूला निकल रहा होता है EB का, EB इक्वल टू V माइनस IA RA होता है, हम जानते हैं। IA RA के जगह पे ऊपर में जो अभी आपने फॉर्मूला निकाला उसको वैल्यू पुट कर सकते हैं। वैल्यू पुट किया तो कितना गया, माइनस करेंगे तो V/2 आएगा। यानी कि बैक EMF जो होता है वो क्या होता है, 50% टर्मिनल वोल्टेज का होता है। मतलब इससे हमें ये क्लियर हुआ है कि अगर मैक्सिमम मैकेनिकल पावर आउटपुट आप अचीव करना चाहते हो तो जो एफिशिएंसी होगा वह लगभग 50% होगा। तो जब मैक्सिमम पावर अचीव करना चाहते हो आउटपुट पर तो जो एफिशिएंसी होगा कितना होगा, 50% होगा। ठीक है, यही चीज़ है। तो ये बैक EMF का सिग्निफिकेंट। अब नेक्स्ट हम लोग लेक्चर में टॉर्क इक्वेशन पढ़ेंगे DC मोटर का। तब तक के लिए थैंक यू।